पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि 3 ग्रेट सेक्ट्स के डिसाइपल्स शॉक में स्काई की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ये सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर। साउदर्न डोमेन के पावरफुल कल्टीवेटर्स मेडिटेशन से बाहर निकल आते हैं। सब रिलायंस सेक्ट की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। सबको डर है कि उनसे पहले कोई और ना पहुंच जाए। अब प्रिज्मेटिक स्ट्रीक्स ऑफ गोल्डन लाइट रिलायंस सेक्ट की तरफ आ रही हैं। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन लेवल के पावर हाउसेस सब आसमान चीरते हुए आ रहे हैं। अब आगे जैसे ही वो गोल्डन साइन आसमान में चमका, रिलायंस सेक्ट के हर डिसाइपल ने ऊपर देखा। सबकी आंखें फट गईं, दिमाग घूम गया। फैटी तो अपनी फिश स्केल स्वॉर्ड से दांत साफ करते करते लगभग अपनी जुबान ही चोटेल कर बैठा। इतना शॉक हो गया। शांगागुआन शिव जो मेडिटेशन में था, उसने भी जैसे ही ये सीन देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में डर आ गया। वो तुरंत अपना पहले से तैयार टेलीपोर्टेशन स्पेल एक्टिवेट करता है और वहां से गायब हो जाता है। ईस्ट माउंटेन के मेन टेंपल हॉल में जैसे ही मेंग हाओ, चेनफैन और शूचिंग वापस आते हैं, सेक्ट लीडर हे लुओहुआ का चेहरा उतर जाता है। वो भी ऊपर देखता है और उसकी आंखों में डर है। ग्रैंड एल्डर ओयंग टेंपल से बाहर दौड़ता है, स्काई की तरफ देखता है, चेहरा ग्रिम है। ओयंग गुस्से में पूछता है, क्या तुमने पैट्रियार्क के मेडिटेशन जोन में कुछ छेड़ा? चेनफैन दर्द भरी आवाज में बोलता है, जब हम निकल रहे थे एक स्टोन स्टीले बाहर आ गई थी। हमने सोचा अगर उसको बाहर ले आए तो सेक्ट पे मुसीबत आ सकती है, इसलिए हमने बस कॉपी बना ली। तीनों अपने जेड स्लिप्स निकाल के ओयंग को दे देते हैं। ओयंग शॉक में है, लेकिन हे लुओहुआ सॉन्स लेता है, पढ़ो मत, ये सब फेक है, स्टीले भी, स्काई का साइन भी। वो बोलता है, अब दूसरे सेक्टर्स यहां आ जाएंगे, डिजास्टर आ चुका है, ये सब पैट्रियार्क के लिए आए हैं। वो अपना हाथ हिलाता है, पूरे रिलायंस सेक्ट पर एक सॉफ्ट शील्ड आ जाता है। तुम तीनों इनर सेक्ट डिसाइपल्स हो, अभी के लिए मेन टेंपल हॉल में रहो। उसकी आवाज के साथ ही आसमान में हर तरफ से 20 से ज्यादा लाइट स्ट्रीक्स आती है, एकदम जबरदस्त पावर के साथ। ये सब शील्ड के पास आते ही पूरा एरिया हिल जाता है। चारों माउंटेन पीक्स टकराने लगते हैं। जंगल के सब जानवर चुप हो जाते हैं। हवा में मौत का सन्नाटा है। इनमें से 6 लोग सबसे पावरफुल हैं। 4 बुजुर्ग आदमी, 2 बुजुर्ग औरतें, सबके चेहरे पर रॉयल ऑनरा। उनकी कल्टीवेशन बेस देख के ही किसी की भी रूह कांप जाए। हर एक के पीछे 2-3 फॉलोअर्स हैं, सब ओयंग के लेवल के। ये सब स्टेट ऑफ जाओ के सबसे पावरफुल लोग हैं और अब रिलायंस सेक्ट पर बिजली की तरह टूट पड़े हैं। एक जबरदस्त आवाज गूंजती है, रिलायंस सेक्ट। पूरा आउटर सेक्ट हिल जाता है, बिल्डिंग्स गिरने को तैयार, डिसाइपल्स खून थूकने लगते हैं, सबके चेहरे पे सिर्फ डर। हे लुओहुआ भी माउंटेन पीक पर खड़ा है, आवाज में ठंडर भर के बोलता है, कोल्ड विंड सेक्ट पावरफुल हो सकता है, लेकिन रिलायंस सेक्ट भी कुछ कम नहीं। वो इनविजिबल विंड से अटैक करता है, लेकिन सामने वाला कोर फॉर्मेशन एक्सपर्ट तुरंत काउंटर कर देता है। फेलो डाउइस्ट है, रिलायंस सेक्ट से वो साइन निकला है, हमें हैंडओवर करो। पूरा आउटर सेक्ट एकदम डेड साइलेंस में है। सबको लग रहा है मौत उनके सिर पे है। मेन टेंपल हॉल में मेंग हाओ, चेनफैन, शू चिंग चुपचाप बैठे हैं। उनको पता है कि बाहर वाले किसी भी पल सबको खत्म कर सकते हैं। हे लुओहुआ कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, मैं क्या हैंडओवर करूं? मुझे खुद नहीं पता वो साइन कहां से आया। पर्पल रोब वाला बंदा बोलता है, ग्रैंड प्रोटेक्टिव स्पेल हटाओ, हमें फ्रीली सर्च करने दो, वरना हम रिलायंस सेक्ट को मिटा देंगे। हे लुओहुआ हंस पड़ता है, लेकिन उसकी हंसी में दर्द है। वो सोचता है, मैं सबको कैसे बचाऊं, कैसे अपने डिसाइपल्स को जिंदा रखूं। फिर वो जोर से अनाउंस करता है, आज से रिलायंस सेक्ट डिसबैंडेड है। अब कोई भी डिसाइपल नहीं, ये माउंटेन्स भी नहीं। ग्रैंड एल्डर ओयांग भी शॉक में है। दोनों हवा में उड़ते हैं, नीचे अपने घर को दुख भरी नजर से देखते हैं। डिसाइपल्स सुन लो, रिलायंस सेक्ट अब खत्म हो चुका है, तुम सब फ्री हो। स्टेट ऑफ जाओ के एक्सपर्ट्स ठंडी हंसी निकालते हैं, लेकिन हे लुओहुआ के शब्दों में एक अलग ही कसक है। एक ओल्ड वुमन बोलती है, अगर तुम साइड हो जाओ तो हम किसी डिसाइपल को कुछ नहीं कहेंगे। उसकी नजर एकदम शार्प है। उसको लग जाता है कि जो साइन था वो अब किसी के पास नहीं है। मेंग हाओ ऊपर देखता है, उसके दिमाग में जंगल का कानून गूंजता है, कितना भी पावरफुल हो जाओ, कभी कभी सब कुछ हाथ से निकल जाता है। हे लुओहुआ प्रोटेक्टिव स्पेल हटा देता है और निकलने लगता है, ओयंग उसके साथ। कुछ एक्सपर्ट्स उन पर नजर रखते हैं, लेकिन अब सबका ध्यान रिलायंस सेक्ट सर्च करने पर है। चेनफैन का चेहरा सफेद पड़ गया है। वो पैट्रियार्क रिलायंस की स्टैचू के साथ लग के खड़ा हो जाता है। तभी आसमान में जोर का धमाका होता है, बिजलियां गिरती हैं, एक ठंडी हंसी गूंजती है। सब एक्सपर्ट्स भी हिल जाते हैं। कोई भी बाहर नहीं जाएगा, एक जबरदस्त आवाज गूंजती है। एक विशाल फेंक शुई कंपास आसमान में घूम रहा है। उस पर एक रॉयल ग्रीन रोब में खूबसूरत औरत खड़ी है। फिनिक्स हेयरपिन लगा है
उसके आसपास दर्जनों सुंदर घमंडी डिसाइपल्स हैं। बिल्कुल सही, कोई नहीं जाएगा। तभी हवा फटती है। एक बड़ा आर्मर्ड आदमी गोल्डन स्वॉर्ड के साथ आता है। पीछे दर्जनों वॉरियर्स, सबके चेहरे पे किलिंग इंटेंट। वो हंस के बोलता है, ब्लैक सिव सेक्ट की लेडीज आ सकती हैं तो गोल्डन फ्रॉस्ट सेक्ट के मर्द क्यों नहीं। तभी शील्ड के बाहर से एक सॉन्स आती है। एक ब्लू कलर्ड प्रिमिटिव स्वॉर्ड आसमान से गिरता है, 300 मीटर लंबा। उस पर खड़ा है एक स्कॉलर टाइप आदमी। उसकी प्रेजेंस ही अलग है, एकदम हेवंस को हिला देने वाली। हेलो हुआ शौक में बोलता है, सॉलिटरी स्वॉर्ड सेक्ट, ये साउदर्न डोमेन का नंबर 1 सेक्ट है। उनका एक ही स्वॉर्ड पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी है। रिलायंस सेक्ट का माहौल एकदम बैटलफील्ड बन चुका है। जो यानियुन, सॉलिटरी स्वॉर्ड सेक्ट का दाव प्रोटेक्टर, जैसे ही आता है, ब्लैक सिव सेक्ट की मिडिल एज्ड लेडी भी उसको रिस्पेक्ट से ग्रीट करती है और भारी भरकम झाओ शानलिंग भी चुपचाप सलाम कर लेता है। उसके चेहरे पे छुपा हुआ डर भी दिख रहा है। मेंग हाओ का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। पहली बार उसने इतने बड़े बड़े सेक्ट्स के इतने पावरफुल लोग एक जगह देखे हैं। उसको याद आता है चेन फैन की बात, साउदर्न डोमेन। वो गहरी सांस लेता है। उसके पास शू छिंग खड़ी है, एकदम शांत, उसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं। तभी मेन टेम्पल हॉल के पीछे चेन फैन, चेहरा सफेद, आंखों में दुख, स्टैचू के एक छुपे हुए स्पॉट को प्रेस करता है। पैट्रियार्क रिलायंस का मेडिटेशन, जॉन का एंट्रेंस बिना आवाज के बंद हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। ये सीक्रेट फेल सेफ था जो सिर्फ सेक्ट के सच्चे सक्सेसर्स को पता था। अब कोई भी, चाहे जितना भी पावरफुल हो, उस जोन में नहीं घुस सकता। सिर्फ स्पिरिट सेवरिंग स्टेज का बंदा ही ट्राई कर सकता है। चेन फैन धीरे से बोलता है, पैट्रियार्क, आपका डिसाइपल आपको सुरक्षित रखेगा, कोई भी यहां तक नहीं पहुंच सकता। उसकी आवाज में सच्चाई और बलिदान है। नीचे सीक्रेट चेंबर में पैट्रियार्क रिलायंस खुश हो रहा था, सोच रहा था अब तो सब अंदर घुसेंगे, मुझे छुटकारा मिलेगा। लेकिन जैसे ही एंट्रेंस गायब होता है, वो शौक में चिल्लाता है, ये क्या, ये मैं क्या कर रहा हूं। उसको याद आता है कि ये तो उसने ही प्लान किया था, लेकिन अब सब कुछ उल्टा पड़ गया। वो बस अपनी किस्मत को कोस रहा है। तभी जो यानयुन, ब्लैक सिव सेक्ट की लेडी, और जाओ शानलिंग अपनी पावरफुल सेंस से पूरा रिलायंस सेक्ट स्कैन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। सब एक्सपर्ट्स भी सर्च करते हैं, लेकिन साइन धीरे धीरे फेड हो जाता है और सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर का ऑनरा भी गायब हो जाता है। सब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कुछ भी वैल्यूएबल नहीं मिलता। ब्लैक माउंटेन का ड्रैगन केव तक सर्च हो चुका है, लेकिन वो भी खाली है। वांग तेंगफेई पहले ही ड्रैगन की लाश ले गया था। जैसे ही शाम होती है, सब बड़े सेकंड्स के एक्सपर्ट्स थोड़े एम्बेरेस्ड फील करते हैं। इतना बड़ा टेलीपोर्टेशन, इतना खर्चा, और हाथ में कुछ नहीं। तभी जो यानियुन अपने विशाल स्वॉर्ड पे खड़ा होता है। चेन फैन को देख के बोलता है, ये लड़का अच्छा है, अगर तू सॉलिटरी स्वॉर्ड सेक्ट ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे साथ चल। वो चेन फैन की राइटियसनेस और टैलेंट से इंप्रेस है। सब एक्सपर्ट्स शॉक में हैं। रिलायंस सेक्ट के लीडर्स भी खुश हैं कि कम से कम एक डिसाइपल को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। चेन फैन थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, मैं रिलायंस सेक्ट का हूं, मैं अपनी जिंदगी में किसी और सेक्ट में नहीं जा सकता। उसका जवाब सुन के सब लोग रिस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन उन्हें लगता है ये अपनी मौत बुला रहा है। जो यानायुन की आंखों में थोड़ी नाराजगी है, बोलता है, क्या तुम जानते हो सॉलिटरी स्वॉर्ड सेक्ट का मतलब क्या है? चेन फैन बोलता है, मैं जानता हूं और आपको भी जानता हूं, एल्डर जाओ, लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ एक सेक्ट है। जाओ यानायुन हंस पड़ता है, तुम्हें मैं अपना पर्सनल अप्रेंटिस बनाता हूं। एक फ्लिक के साथ चेन फैन को अपने स्वॉर्ड पर ले जाता है। ब्लैक सिव सेक्ट की लेडी देखती है कि उसको भी कोई डिसाइपल चाहिए, तो वो सीधा शू छिंग को उठा लेती है, बिना उसकी मर्जी पूछे। सब लोग शौक में हैं, लेकिन इन्वी भी कर रहे हैं। फैटी अपने दांत साफ करते हुए खुश है, सोच रहा है अब तो फ्री हो गया, घर जाकर अमीर बनूंगा। तभी जाओ शानलिंग की नजर फैटी पे पड़ती है। उसको दिखता है कि फैटी के दांत अलग ही लेवल के हैं, स्पिरिट टीथ। वो सोचता है ये तो हमारे सेक्ट की लॉस्ट टेक्निक है, ये लड़का तो ट्रेजर है। वो फैटी को एक सैक में डाल के अपने साथ ले जाता है। फैटी की चीखें दूर तक सुनाई देती हैं। अब तीनों बड़े सेक्टर्स अपने अपने डिसाइपल्स ले जा रहे हैं, लेकिन झाओ शानलिंग की नजर अचानक मेंग हाओ पर पड़ती है। उसको मेंग हाओ में डेमोनिक ऑनरा दिखता है और वो सोचता है ये लड़का भी काम का लगता है। वो सीधा मेंग हाओ की तरफ बढ़ने लगता है, बोलता है, मुझे ये लड़का भी चाहिए। मेंग हाओ का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसको लगता है उसका डेमोनिक कोर अभी बॉडी से निकल जाएगा। उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, वो कुछ कर नहीं सकता। तभी पूरे रिलायंस सेक्ट में एक जबरदस्त धमाका होता है। एक आवाज गूंजती है, इतनी पावरफुल कि पूरा आसमान हिल उठता है। जो यानेउन, ब्लैक सिव सेक्ट की लेडी, जाओ शानलिंग, सब रुक जाते हैं, शौक में आसमान की तरफ देखते हैं।
मेरे पास रिलायंस सेक्ट में एक ही वारिस बचा है। कौन है जो उसे छूने की हिम्मत करेगा? सीन शिफ्ट होता है। पैट्रियार्क रिलायंस अपने सीक्रेट चेंबर में बैठा है। बाल बिखर गए हैं, आंखें लाल, पूरा पागलपन चेहरे पे। उसके सब प्लान्स बिगड़ रहे हैं, सब लोग जाने को हैं, और अगर वो चले गए तो कभी वापस नहीं आएंगे। जब उसने देखा कि गोल्डन फ्रॉस्ट सेक्ट का कल्टीवेटर मेंग हाउ की तरफ बढ़ रहा है तो उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ा। एकदम जबरदस्त आवाज पूरे आसमान में गूंजती है, इतनी पावरफुल कि पूरा जंगल हिल उठता है, पेड़ उखड़ जाते हैं, आंधी तूफान आ जाता है। एक्सपर्ट्स जो हवा में थे सब शॉक में हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे। जो यानियोन जो चेन फैन को ले जा रहा था तुरंत पीछे हटता है, उसका स्वॉर्ड ऑनरा से घिर जाता है। ब्लैक सिव सेक्ट की लेडी भी शॉक में अपना फेंग शुई कंपास डबल साइज का कर लेती है। जाओ शानलिंग भी गोल्डन स्वॉर्ड निकालता है, पूरा शरीर गोल्डन लाइट से चमक उठता है। सब रेडी हो जाते हैं जैसे मौत सामने खड़ी हो। मेंग हाउ ईस्ट माउंटेन पे खड़ा है। हवा इतनी तेज है कि उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, कपड़े उड़ रहे हैं। वो बोल्डर पकड़ के खुद को बचाता है, लेकिन उसकी आंखों में चमक है। पैट्रियार्क रिलायंस की आवाज ने उसको वो मैनुअल की पहली लाइन याद दिला दी जब वो पहली बार सेक्ट में आया था। हे लुओ हुआ और ग्रैंड एल्डर ऊयंग भी शॉक में हैं। उनको लग रहा है कि उनकी कल्टीवेशन बेस अभी टूट जाएगी। तभी पैट्रियार्क रिलायंस की आवाज फिर गूंजती है, सब सुन लो, पैट्रियार्क अभी भी यही है। कोई भी मेंग नाम के लड़के को छू नहीं सकता। वो मेरा आखिरी इनर सेक्ट डिसाइपल है। अगर वो मर गया तो मेरी सारी उम्मीद चली जाएगी। वो खुद को मार मार के खून थूकता है, अपनी बॉडी को स्पिन करता है और अपनी रिफाइंड ब्लड को वॉल पे मार के एक बड़ा होल बनाता है। तब वो लगभग बेहोश हो जाता है। उसकी सारी कॉन्शियसनेस अब उस रिफाइंड ब्लड में आ जाती है। वो रिफाइंड ब्लड पूरे रिलायंस सेक्ट में एक लाल फॉग बन के छा जाता है, बिजली की तरह गूंजता है। पूरा रीजन एक लाल समुंदर बन जाता है। सब डिसाइपल्स बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनको चोट नहीं लगती। हे लुओ हुआ और ऊयंग को फॉग बाहर निकाल देता है। दोनों पीले हो जाते हैं। फॉग धीरे धीरे एक मैसिव चेहरा बन जाता है, एक बूढ़े आदमी का, शांत, पावरफुल और डोमिनेटिंग। पैट्रियार्क रिलायंस का चेहरा। उसकी आंखें खुलती हैं, सिर्फ थोड़ा सा, लेकिन उनमें इतनी पावर है कि पूरी धरती क्रैक हो सकती है। जो यानायून का चेहरा सफेद पड़ जाता है, वो खून थूकता है, उसका स्वॉर्ड टूट जाता है। वो तुरंत टेलिस्मन एक्टिवेट करके चेन फैन को लेके भाग जाता है। ब्लैक सिव सेक्ट की लेडी का कंपास टूट जाता है, वो भी खून थूक के शू छिंग को लेके भाग जाती है। झाओ शानलिंग पे ऐसा लगता है जैसे माउंटेन गिर गया हो, वो भी खून थूक के भाग जाता है। स्टेट ऑफ झाओ के सब एक्सपर्ट्स तो वैसे ही हिल गए, उनकी लॉन्जिविटी तक डैमेज हो गई। मेंग हाउ के आसपास लाल फॉग घूम रही है। वो बोल्डर पकड़ के खड़ा है, लेकिन सबको लग रहा है वो पैट्रियार्क के फोरहेड पे खड़ा है। पैट्रियार्क की आवाज फिर गूंजती है, मेरे हेयर को मारने की कोशिश की, सेक्ट तोड़ दिया, बहुत हिम्मत है तुम सबकी। 3 लाल बीम्स जो यानायुन, ब्लैक सिव सेक्ट की लेडी और झाओ शानलिंग के पीछे भागती हैं। सब माफी मांगते हैं, अपने बड़े एल्डर्स का नाम लेते हैं, लेकिन पैट्रियार्क सिर्फ स्नॉट करता है। जाओ अपने एल्डर्स से पूछो, ब्लड पैक्ट भूल गए क्या? स्टेट ऑफ झाओ मेरा एरिया है, जो भी यहां आया उसकी जिम्मेदारी उसकी अपनी। बाकी सब एक्सपर्ट्स का तो हाल ही खराब हो जाता है, सब भाग लेते हैं। स्टेट ऑफ जाओ के लीजेंड्स अब सच हो गए हैं। तभी लाल फॉग मेंग हाउ के सामने एक स्पीयर बन जाता है, सफेद, सिल्वर, गोल्ड इंस्क्राइबिंग के साथ, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पैट्रियार्क बोलता है, रिलायंस सेक्ट खत्म हो गया, लेकिन ये लड़का मेरा आखिरी हेयर है। अगर किसी ने इसको छुआ तो ये स्पीयर उसका काम तमाम कर देगा। फिर पैट्रियार्क की आवाज धीरे हो जाती है, वो वीक लगने लगता है। आउटर सेक्ट के सब डिसाइपल्स हवा में उड़ जाते हैं, सब जगह बिखर जाते हैं। हे लो हुआ और ऊयांग भी रिस्पेक्टफुली सैल्यूट करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। उन्हें पता है अब रिलायंस सेक्ट नाम की कोई चीज नहीं रही। मेंग हाउ लाल ग्लो में खड़ा है, स्पीयर को देखता है। तभी वो स्पीयर फॉग के साथ मिलके एक बूढ़े आदमी की इमेज बनाता है, पैट्रियार्क रिलायंस खुद। मेंग हाउ तुरंत सैल्यूट करता है, डिसाइपल मेंग हाउ, पैट्रियार्क को प्रणाम, और एकदम फ्लैटरी मोड ऑन। आपका नाम स्टेट ऑफ झाओ से लेके साउदर्न डोमेन तक गूंजता है। मैं तो हर दिन आपके मैनुअल की लाइन पढ़ता हूं। पैट्रियार्क घूरता है, चुप कर, इतनी बकवास मत कर। जब मैं तेरी उम्र का था तो फ्लैटरी नेचुरल आती थी। सुन, मैं सिर्फ एक स्लिवर ऑफ कॉन्शियसनेस यूज कर पाया, इन नेसेंट सोल वालों को डरा दिया, लेकिन अब मैं डिसअपियर हो जाऊंगा। मुझे 1 साल रेस्ट चाहिए। उसके बाद तुम्हें स्टेट ऑफ जाओ के सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट या उससे ऊपर के एक्सपर्ट्स को मेरे मेडिटेशन जोन में लाना है। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुझे जबरदस्त रिवॉर्ड दूंगा। वो अपना हाथ उठाता है और मेंग हाउ के दिमाग में मेडिटेशन जोन का एंट्रेंस खोलने का सीक्रेट डाल देता है। तू मेरा आखिरी एयर है,
खुद को मरवा मत देना। अगर तू मर गया तो मुझे कोई कंकेबाइन तुझे साथ में दफनानी पड़ेगी, और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। पैट्रियार्क की आवाज फेड हो जाती है, वो गायब हो जाता है। मेंग हाओ कुछ देर ब्लैंक खड़ा रहता है, फिर समझ आता है कि ये सब पैट्रियार्क का आउटसाइडर्स को डराने का प्लान था। वो सोचता है, लेकिन वो स्पीयर गया कहां? अब पूरे सेक्ट में सिर्फ मेंग हाओ अकेला बच गया है। ईस्ट माउंटेन पर खड़ा लाल रोशनी को धीरे धीरे फीका होता देख रहा है। जहां कभी भीड़ थी आज सब खाली है। एल्डर सिस्टर शू चली गई, एल्डर ब्रदर चेन साउदर्न डोमेन निकल गया, फैटी भी अपनी नई जिंदगी में खो गया। मेंग हाओ सोचता है, क्या पता इनसे कब मिलूंगा, महीने, साल या कभी नहीं। उसकी 3 साल की रिलायंस सेक्ट की जिंदगी अब सिर्फ यादें बन गई हैं। ऑटम की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू के जाती है, उसके बाल उड़ा देती है, जैसे उसके दिल की धूल भी उड़ा रही हो। वो चुपचाप बोल्डर पर बैठ जाता है। रात ढलती है, तारे निकलते हैं, फिर सुबह हो जाती है। मेंग हाओ एक लंबी सांस लेता है, सिर उठाता है, सोचता है, सब चले गए और मैं यहां स्टेट ऑफ जाओ में अकेला हूं। उसको अपना घर याद आता है, यूंजिए काउंटी का पुराना घर, मां की मुस्कुराहट, पापा का डर। सब कुछ धुंधला सा लगता है, लेकिन दिल में चुभता है। वो अपने कपड़ों से धूल हटाता है, इनर सेक्ट की सिल्वर रोब उतार के वापस अपना स्कॉलर गाउन पहनता है। वही पुरानी, अब थोड़ी छोटी लग रही है। सुबह की धूप में खड़ा हो जाता है। अंदर से उसका गोल्डन कोर लेक बबल कर रहा है। डेमोनिक कोर से स्पिरिचुअल पावर आ रही है। वो सोचता है, मैं 7वें स्तर की ची कंडेंसेशन के बिल्कुल पास हूं। बॉटलनेक फील हो रहा है। वो अपना बैग स्लैप करता है, 2 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स निकालता है, उन पर खड़ा होकर माउंटेन से ग्लाइड करता है। अब वो भी टेम्पररी फ्लाइट कर सकता है, बिल्कुल एल्डर सिस्टर शू की तरह। मेंग हाओ तेजी से माउंटेन फॉरेस्ट से निकल जाता है। 3 साल बाद रिलायंस सेक्ट का एरिया छोड़ता है। 2 दिन तक वो ऐसे ही उड़ता रहता है और आखिरकार एक जगह पहुंचता है जहां दूर एक मिरर जैसा कुछ दिखता है। यह है नॉर्थ सी। वो सोचता है, मैं नॉर्थ स्टेट ऑफ झाओ में हूं, यूंजिए काउंटी ज्यादा दूर नहीं। नॉर्थ सी के किनारे पहुंचता है, पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखता है। अब वो पहले वाला बच्चा नहीं, एक 20 साल का डिटरमाइंड मैच्योर लड़का है। तभी एक गरम सी हंसी सुनाई देती है। एक छोटी बोट पानी पर आती है। एक बूढ़ा आदमी रेनकोट पहने मुस्कुराता हुआ बोलता है, बेटा समुंदर पार जाना है क्या? मेंग हाओ हैरान हो जाता है, इतने दिन बाद किसी ने उसे यंग सर कहा है। बूढ़ा आदमी बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तो सालों से लोगों को पार करा रहा हूं। तुम जैसे स्कॉलर्स मुझे अच्छे लगते हैं। बोट में एक छोटी लड़की भी है, ओवन पर पानी गर्म कर रही है, उसमें एक बोतल अल्कोहल भी है। बूढ़ा आदमी बोलता है, यह मेरी पोती है, काश यह लड़का होती तो मैं इसे स्कॉलर बना देता। बोट लेक के बीच की तरफ बढ़ जाती है। छोटी लड़की मासूम आंखों से मेंग हाओ को देखती है। मेंग हाओ भी मुस्कुराता है, बोलता है, मैं यूंजिए काउंटी का स्कॉलर हूं, माउंट डाकिंग के नीचे। बूढ़ा आदमी बोलता है, यूंजिए कंट्री अच्छी जगह है, बहुत साल पहले वहां एक शुभ संकेत आया था, अफसरों तक को पता चल गया था। वह मेंग हाओ को ड्रिंक ऑफर करता है। मेंग हाओ पहली बार अल्कोहल पीता है, एक स्पाइसी वार्मथ उसके अंदर फैल जाती है। बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा मैं यहां 20 साल से फेरी चला रहा हूं, बहुत लोग देखे, बहुत बातें सुनी, यह लेक भी सब याद रखता है। मेंग हाओ सोचता है, यह लेक है तो नॉर्थ सी क्यों कहते हैं? बूढ़ा आदमी स्माइल करके बोलता है, लेक सूख सकती है, खामोश हो सकती है, लेकिन सी कभी खत्म नहीं होता। शायद लोग चाहते हैं यह लेक कभी खत्म ना हो, इसीलिए सी बोलते हैं। तुम मानो तो लेक, तुम मानो तो सी। यह बात सुनकर मेंग हाओ ट्रांस में चला जाता है। बोट किनारे पहुंचती है। मेंग हाओ सिल्वर देकर बूढ़े आदमी को सैल्यूट करता है। बोट दूर चली जाती है, लेकिन उसकी आवाज गूंजती है, तुम मानो तो लेक, तुम मानो तो सी। मेंग हाओ 3 दिन तक किनारे पर बैठ के मेडिटेट करता है। बूढ़े आदमी की बातें दिमाग में घूमती हैं। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसका गोल्डन कोर लेक अब एक कोर सी बन गया है। उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी का तूफान मच जाता है। डेमोनिक कोर से पावर आ रही है और सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर की टेक्निक से सर्कुलेट हो रही है। गोल्डन लाइट उसके आसपास 9 मीटर तक फैल जाती है और एक जोर का रोर होता है। मेंग हाओ का बॉटलनेक टूट जाता है। वह 7वें स्तर की ची कंडेंसेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी पावर अब 7वें स्तर की पीक जैसी है, क्योंकि उसके अंदर कोर सी है, लेक नहीं। नॉर्थ सी की स्पिरिचुअल एनर्जी भी मेंग हाओ को सपोर्ट करती है, जैसे खुद लेक ने उसका एनलाइटनमेंट करा दिया हो। मेंग हाओ सोचता है, जब मैं पावरफुल हो जाऊंगा मैं इस लेक को सी बना के रहूंगा। वह नॉर्थ सी को सैल्यूट करता है, फिर माउंट डाकिंग की तरफ निकल पड़ता है। माउंट डाकिंग के नीचे 3 कंट्री हैं। सबसे फेमस है यूंजिए कंट्री, छोटा सा शहर, लेकिन जब बाजार लगता है तो पूरा एरिया लोगों से भरा होता है। और आज
उस भीड़ में एक नीली स्कॉलर रोब पहने लड़का चला आ रहा है। यह है हमारा मेंग हाओ, 3 साल बाद वापस अपने शहर में। वो हर गली हर कोना देख रहा है, यादों में खो गया है। यही वो जगह है जहां उसकी बचपन की यादें, उसकी तन्हाई, उसकी जिद, उसकी पढ़ाई का जुनून सब था। एक बड़ा कोर्टयार्ड आता है। वो सोचता है, यहां तो मिस सन रहती थीं। पहले जो दीवार बड़ी लगती थी अब छोटी लग रही है। वही मिस सन जिनके सपने देखता था, जिनसे शादी करने की सोचता था, जिन्हें सब लोग परी कहते थे। तभी सन मेंशन का दरवाजा खुलता है। एक सेडान चेयर बाहर आती है। मेंग हाओ क्यूरियोसिटी से देखता है, लेकिन जैसे ही पर्दे के पीछे देखता है उसकी आंखें फट जाती हैं। एक बहुत मोटी लड़की, चेहरे पर डार्क स्पॉट्स, एकदम अजीब सी। अगर उसके साथ वाली नौकरानी ना होती तो मेंग हाओ पहचान ही नहीं पाता कि यह मिस सन है। सेडान चेयर दूर चली जाती है। मेंग हाओ रिग्रेट के साथ बोलता है, मैंने अपने सपनों की परी का इमेज खत्म कर दिया। सही कहते हैं, गलत जगह देखना नहीं चाहिए था। दोपहर को वह अपने पुराने घर के सामने खड़ा होता है, वही जिसे मजबूरी में बेच दिया था। अंदर से आवाज आ रही है, लगता है कोई झगड़ा हो रहा है। यह है मेंग हाओ का पैतृक घर, जहां उसकी खुशियां, दुख, सब कुछ था। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। शाम होने लगती है तो वह दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है। एक मिडिल एज्ड आदमी निकलता है, अंकल ली। पहले तो वह पहचान नहीं पाता, लेकिन जब मेंग हाओ का नाम सुनता है तो खुशी से उसको अंदर ले जाता है। वाइफ, देखो कौन आया है। आंटी ली भी खुशी से रो पड़ती है। बेटा, कितने साल हो गए, कितना पतला हो गया है, कितनी मुश्किलें झेली होंगी तूने। आंटी ली खुद खाना बनाती हैं, टेबल भर जाता है। मेंग हाओ को वह सब याद आ जाता है जब उसके माँ बाप गायब हो गए थे और अंकल आंटी ली ने उसका ख्याल रखा था। डिनर के बाद मेंग हाओ उनको सिल्वर देता है, बोलता है, मैं अपना घर वापस खरीदना चाहता हूं, लेकिन आप यहीं रहिए, यह आपका भी घर है। आंटी ली सिल्वर लेने से मना कर देती हैं, बोलती हैं, बेटा तू हमारा अपना है, हम पैसा नहीं लेंगे। मेंग हाओ चुपचाप उनको सैल्यूट करता है। रात को रुकता नहीं, बस कुछ यादगार चीजें लेकर चला जाता है, सिल्वर बेड पर छोड़ के। फिर वह एक इन में बेड पर बैठ के सोचता है, अब मैं मॉर्टल वर्ल्ड का नहीं रहा, लेकिन इन रिश्तों को तोड़ भी नहीं सकता, तो रहने देता हूं, जैसे हैं वैसे ही रहने देता हूं। अगली सुबह वह वांग फैमिली कारपेंटर शॉप जाता है। अंकल वांग को देखता है, बूढ़ा हो गया है, अकेले बैठे हैं। सामने एक वुड कार्विंग है जो वांग योसाई जैसा दिखता है। मेंग हाओ अंदर जाता है। अंकल वांग पहचान जाता है। बेटा, योसाई कहां है। मेंग हाओ स्माइल करके बोलता है, वो बहुत अच्छा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ साल में वापस आ जाएगा। अंकल वांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी झुर्रियां भी थोड़ी कम हो जाती हैं। लिटिल टाइगर और फैटी यूंजे कंट्री के नहीं, दूसरी कंट्रीज के हैं। लिटिल टाइगर तो स्ट्रांग है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन फैटी के घर जरूर जाना है, उनको बताना है कि वह सेफ है। फैटी अब साउदर्न डोमेन में होगा। मेंग हाओ सोचता है, उसकी फैमिली को जरूर बताना चाहिए। दोपहर को वह स्टीवर्ट जू को ढूंढता है, लेकिन पता चलता है कि वह तो आधा साल पहले कैपिटल सिटी शिफ्ट हो गया। मेंग हाओ और कुछ नहीं पूछता, यूंजे काउंटी छोड़ देता है। वह सिर्फ कुछ चीजें अपने बैग में डालता है, कुछ पुराने बर्तन, क्विल्ट्स जो उसके माँ बाप ने दिए थे। उसके लिए यह अनमोल हैं। माउंट डाकिंग के नीचे 3 काउंटीज हैं, यूंजिए, यूनहाई और यूनकाई। फैटी का घर यूनकाई में है, छोटा शहर लेकिन बहुत अमीर। फैटी के पापा फेमस मनी बैग्स ली हैं। घर में हजारों नौकर, सिल्वर का चैम्बर पॉट, कैपिटल से आई हुई क्विल्ट्स, और फैटी की शादी एक स्कॉलर फैमिली की सुंदर लड़की से फिक्स हो चुकी है। मेंग हाओ फैटी की बातों को याद करके मुस्कुराता है और यूनकाई कंट्री की तरफ चला जाता है। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।